हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी का जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ है, जिसका नोटिफ़िकेशन 2022 का था। 2022 वाला एग्ज़ाम जो 2026 में हुआ है और ये हुआ है हमारा जिसके सभी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। ये है पेपर जो कि यूपी टीजीटी का है। चलिए शुरू करते हैं। The balance in forfeited share account before reissue of share is generally shown in। तो जब हमारा forfeited share account हो जाता है तो उसका जो बैलेंस है वो कौन से अकाउंट में शो होता है? तो वो जो बैलेंस है वो हमारा शो होता है जब हमारा शेयर forfeit हो जाता है, वो होता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा आंसर है शेयर कैपिटल अकाउंट। Next one is under the barter system, the main difficulty faced by farmer who has rice but wants cloth is that he must find the cloth seller who appear to want rice। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, अगर हमें राइस खरीदने हैं फेस्ड बाय द फार्मर हु हैज राइस। अब जैसे कि मेरे पास राइस है, ठीक है, लेकिन बट वांट क्लोथ इज दैट, लेकिन मुझे राइस के बदले क्या चाहिए, कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, लेकिन मैं अब राइस किसको बेचूंगी, अब मैं किसी और के पास जाके बेचूंगी तो वो जरूरी नहीं है मेरे राइस जो है वो परचेज कर लेगा उतनी रेट पे। तो क्या होता है, मुझे उस बंदे को खरीदना वो ढूँढना पड़ेगा जिसके पास क्लॉथ हो और मुझे मेरे राइस वो खरीद सके, ठीक है? तभी हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कंप्लीट हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम को कहते क्या हैं? ये इस प्रॉब्लम को कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। नेक्स्ट। Next one is an employee receive instruction on the same task simultaneously from two different superior। अब एक एम्प्लॉय है, वो जो है एक ही काम के बारे में इंस्ट्रक्शन वो दो अलग-अलग सुपीरियर से ले रहा है, ठीक है? अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी बात को पहले माने या किसकी ना माने। जैसे कि आपके ऊपर भी अगर 2 बॉस एक साथ ऑर्डर दे देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? किसकी बात को पहले मानोगे? तो ये जो प्रॉब्लम है ये फ्योल के किस प्रिंसिपल को बताती है, वायलेट करती है? ये बताती है यूनिटी ऑफ कमांड को, क्योंकि फ्योल का प्रिंसिपल कहता है कि हमें या किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही इंसान हो जो कमांड दे, तो एम्प्लॉय इजीली उस काम को कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, in the books of hire purchaser, the assets required under the hire purchase is recorded at। तो जो हायर परचेजर की बुक्स होती है और जो उसमें एसेट एक्वायर्ड की जाती है, वो हायर परचेज में किसके अकॉर्डिंग कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड की जाती है? तो क्या वो हायर परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड की जाती है, मार्केट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर या कैश प्राइस पे? तो जो एसेट रिकॉर्ड की जाती है वो की जाती है हमारी कैश प्राइस पर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई? इट्स ओके, चलो शुरू करते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू। किसी भी बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव सबको ही पता होगा, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। तो हर एक बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A and B are partners sharing profit in 3:2 and they admit C at 1/5 of share। तो A और B पार्टनर हैं, उन्होंने क्या किया, उनका जो रेशियो था 3:2 था और उन्होंने C को एडमिट कर दिया विच शी एक्वायर इक्वली फ्रॉम A और B। और वो क्या कर रहे हैं, जो C को एडमिट किया है ना, तो C जो है A और B से इक्वली पार्ट में चीजें ले रहा है। तो उस वो जो 50,000 गुडविल लाया है, तो A और B जो है 50,000 गुडविल किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अब एक बात बताओ, जो ए और बी है अगर वो इक्वल शेयर में दे रहे हैं उन्हें चीज, ठीक है, जब वो आया अपना शेयर इक्वली दे रहे हैं तो वो जो गुडविल है वो भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा 1:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग सेवरल यूनिट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू। जब हम बहुत सारी गुड्स को एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी टोटल यूटिलिटी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल यूनिट। जब हम सारी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाती है कितनी हमने कंज्यूम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक रेफर्स टू। स्टैटिस्टिक किसको कहा जाता है? क्या स्टैटिस्टिक पर्सनल ओपिनियन होते हैं? नहीं, हमारे पर्सनल ओपिनियन का बिजनेस में कोई काम नहीं होता। क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है? नहीं, स्टैटिक्स में हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वालिटी की बात नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, नहीं, ऐसी कोई रीजनिंग नहीं होती जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप में ये लोग स्टैटिक्स में डिफाइन करें। तो स्टैटिक्स में हमारा क्वांटिटी बेस्ड सारी चीजें होती हैं। नाउ क्वांटिटी मीन्स नंबर की मात्रा में। नेक्स्ट,
The double entry system is based on the principle that every transaction has. डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? तो डबल एंट्री में नाम से पता चल रहा है, डबल मतलब टू। अब डबल एंट्री यानी टू साइड एंट्री को कौन से प्रिंसिपल पे होगा? टू एस्पेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्फसाइज स्ट्रिक्ट हायरार्की। वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रिक्ट हायरार्की मतलब सारे रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह सब चीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाए, तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंडर या कौन से मॉडल के अंडर या किसने मॉडल वो प्रपोज किया था? तो जो हायरार्किकल मॉडल है वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो कि मैक्स वेबर ने प्रेजेंट किया था, इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ हायरार्की। नेक्स्ट वन इज among the factor of production the one whose total supply is generally regarded as fixed। अगर हम टोटल और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में करें तो किस सप्लाई को हम फिक्स सप्लाई के नाम से कह सकते हैं? तो फिक्स क्या होता है? एंटरप्राइज फिक्स सप्लाई नहीं कही जाती, कैपिटल भी फिक्स नहीं होती, हम उसे निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं और ज्यादा। इसके अलावा लेबर भी फिक्स नहीं होती क्योंकि लेबर आज है कल का पता नहीं, वो चले जाएंगे या फिर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो लैंड होती है वो हमेशा फिक्स सप्लाई में कंसिडर की जाती है। और हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन इज इन वेजिटेबल मार्केट हंड्रेड ऑफ स्मॉल फार्मर्स सेल आइडेंटिकल अम्ब्रेला अंडर ब्रांड टोमेटोज। तो वेजिटेबल मार्केट में अंडर ब्रांड टोमेटो जो है थाउजेंड ऑफ जो फार्मर हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जब भी आइडेंटिकल मतलब एक से प्रोडक्ट की बात आएगी तो हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी कंपटीशन मार्केट होती है जिसमें हमारी जो बाजार में प्रोडक्ट की जो मात्रा होती है वो आइडेंटिकल होती है और इसके अलावा जो बायर और सेलर होते हैं उनका रेस्ट्रिक्शन किसी भी टाइप का नहीं होता आने और जाने में, उस मार्केट में एंटर करने में या छोड़ के जाने में। तो इसके अलावा नेक्स्ट वन इज अकाउंटेंट फर्स्ट राइट अ ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली। तो कौन सा अकाउंटेंट है जो पहले क्रोनोलॉजिकल सारी ट्रांजेक्शन को लिखता है? क्रोनोलॉजिकल मतलब बिल्कुल ही सारे सीरियल वाइज, ठीक है। और इन द बुक्स एंड लेटर ट्रांसफर टू रिलेवेंट अकाउंट। तो स्टार्टिंग में लिखता है और बाद में वो रिलेवेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो फाइनल अकाउंट में तो वो क्रोनोलॉजी में लिखेगा ही नहीं, ठीक है। फाइनल अकाउंट में तो इस टाइप की बात ही नहीं की जा रही, क्योंकि फाइनल में तो बिल्कुल फाइनल ही हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल की बात ही नहीं की। मेमोरेंडम बुक में नहीं होती क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये तो अलग होता है बुक्स में। रेफरेंस रजिस्टर तो जो हमारी बुक्स में आता ही नहीं है। तो हमारा जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है वो ही है जिसमें जो अकाउंटेंट होता है सारी एंट्रीज को क्रोनोलॉजिकल लिखता है, फिर उसे लेजर में चेंज करता है ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद फर्दर। नाउ नेक्स्ट वन इज द हैरिस सोक्रेट्स डिफाइन द स्टेटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस। जो हैरिस सोक्रेट्स थे उन्होंने स्टेटिस्टिक को किस तरीके से डिफाइन किया था कि प्लूरल सेंस में बोला था एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट विच अदर कैरेक्टरिस्टिक आर। तो एग्रीगेट फैक्ट में स्टेटिस्टिक को इन्होंने ये बोला था कि हमेशा उसके बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज पर डिपेंडेंट रहती है स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज मनी हैज बीन डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल। तो मनी एक एनीथिंग वो चीज है जो जनरली एक्सेप्टेबल होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये मनी के कौन सी वाले डेफिनेशन पे बेस्ड है? ये है फंक्शनल डेफिनेशन पे। नेक्स्ट वन, तो मनी का फंक्शन ही यही होता है। इसके अलावा इन द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर 3 and 4 लार्ज फर्म अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर मार्केट। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में 3 या 3 से ज्यादा फर्म में ही सारे जो मोस्टली एंटायर मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ठीक है। सिर्फ यही कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने सारे मोबाइल या टेलीकॉम सेक्टर पे कब्जा किया हुआ है, यानी सभी जो मोबाइल फोन वगैरह होते हैं वो इन्हीं कंपनी के थ्रू आते हैं। मीन्स अगर एक का रेट बढ़ा तो सभी का ही बढ़ जाता है हमारा प्लान, ठीक है। और ऐसे ही किसी भी प्लान के चार्जेस कम हुए तो अदर प्लान के चार्जेस भी कम हो जाते हैं। ये होता है कंपटीशन। तो ये जो मार्केट होता है इसे ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं, जिसमें हमारी नंबर ऑफ कंपनीज या फर्म्स जो होती हैं या सेलर होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, फ्यू सेलर्स। बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन सेलर्स बहुत कम होते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरीके से डिमांड डिफाइन किया जाता है? कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब भी डिमांड सप्लाई के बराबर होती है वो एक इक्विलिब्रियम प्राइस में डिनोट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज in the country where gold and silver coin of the same value circulate together।
एक कंट्री में अगर गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो हैं, वो सेम फेस वैल्यू के सर्कुलेट हो रहे हों, ठीक है? एक साथ, फिर क्या होगा कम पीपल लोग क्या करेंगे कि सिल्वर कॉइन को तो अपने पास रखेंगे क्योंकि सिल्वर कॉइन महँगे होते हैं और जो हमारे गोल्ड कॉइन होते हैं, उन्हें क्या कर लेंगे वो सर्कुलेशन में वो ले जाएँगे। तो क्या होगा कि जो गोल्ड कॉइन है, वो तो मार्केट में रहेंगे, लेकिन सिल्वर कॉइन जब लोग अपने पास सेव करना स्टार्ट कर देंगे, तो सिल्वर कॉइन की मार्केट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी और वो सर्कुलेशन से डिसअपीयर भी हो जाएँगे। तो जब लोग एक एक टाइप की करेंसी को सेव करना शुरू कर देते हैं, तो वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ये ग्रेशम्स का लॉ है, जिसमें कहा जाता है गुड मनी मेक आउट ऑफ द सर्कुलेशन। वो जो है सर्कुलेशन से अपने आप बाहर कर दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द 4 ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर। अभी मैंने आपको बताया 4 ट्रेडिशनल फैक्टर क्या होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट वन इज इन इट्स रिलेशनशिप विद ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के रिलेशनशिप में अ बिजनेस ऑफिस ऑफिस एक्ट मेनली। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के रिलेशनशिप में जो बिजनेस का ऑफिस होता है वो क्या काम करता है, वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को कि भाई बिजनेस ऑफिस में क्या क्या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस ऑफिस उस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो गई या अदर सर्विसेज हो गई वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज टर्म एज। जब फॉरेन ट्रेड सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में होता है उस ट्रेड को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बाइलेटरल। बाई मतलब टू, जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होगा तो बाइलेटरल ट्रेड। नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कौन से टर्म में ऑब्जर्व किया जाता है, वो हमारा शॉर्ट रन में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों लॉन्ग रन में इसका आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारी वेरिएबिलिटी जो होती है फिक्स चीज होती ही नहीं है, तो हमारे सारे ही प्रोडक्ट वेरिएबल होते हैं तो हम उसको कंसीडर नहीं कर पाते ढंग से। तो शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा ऑब्वियसली बात है कि वो ऊपर वाले अपने ऊपर वाले की बात ज्यादा इफेक्टिवली मानेगा, तो वो टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स को इजीली इम्प्लीमेंट करता है और उसे फ्रेम करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगापुर इम्पोर्ट रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन बल्क। सिंगापुर इम्पोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बल्क में मंगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं देम आफ्टर ब्लेंडिंग एंड रीपैकेजिंग टू अदर कंट्री। मतलब पेट्रोल को मंगाया, ठीक है, अपनी कंट्री में फिर उसे अच्छे से रीपैकेज वगैरह किया, फिर उस पे अपनी कंट्री वगैरह का लोगो लगाया और उसे हम लोगो ना भी लगाएं तो भी हम तीसरी कंट्री को हम भेज दें, ठीक है। तो उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है एंटरपोर्ट। एंट्रीपोर्ट मतलब होता है वो व्यापार जब हम किसी एक कंट्री से सामान मंगा के दूसरी कंट्री को बेच देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग रेफर टू। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं दैट मीन्स बुक कीपिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब मनी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन। Now, next one is a school principal, a hospital administrator and the factory manager perform similar managerial function। यानी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, फैक्ट्री का मैनेजर है और जो हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन सब एक ही टाइप का काम करते हैं, एंटायर डिफरेंटली। उनका काम तो अलग अलग है लेकिन फिर भी उनका सिमिलर मैनेजरियल फंक्शन होता है, मैनेजमेंट सारा सेम होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट की कौन सी ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंडेंट होता है। तो कॉन्टिन्यूअस लगातार तो होता ही नहीं, हम लगातार की बात ही नहीं कर रहे, इंटेंजिबल भी नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं वो चीज़ जो सभी पे एप्लीकेबल हो, तो ग्रुप एक्टिविटी भी नहीं होती, तो इसलिए वो मैनेजमेंट वो फंक्शन है जो यूनिवर्सली जिसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी। यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है जिसको सब लोग एप्लीकेबल करें, जिसको सब माने। क्वेश्चन नंबर 27 अ ट्रेड परचेजर मशीन परचेज फॉर 50,000। यानी एक परचेजर ने 50,000 रुपए में मशीन खरीदी, ठीक है, और उसकी डबल एंट्री बनानी है। अब देखो इसमें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मशीन खरीदी है उन्हें तो मशीन अकाउंट है क्योंकि मशीन तो आएगी और फिर उसके पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो इसीलिए हमें देखना है मशीन आए, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे मशीन क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट मतलब जा रही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डेबिट हो रही है मशीन, ये सही है, लेकिन हमारा कैश भी डेबिट हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारी एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट होनी चाहिए, तो इसीलिए हमारा है आंसर नंबर 4 जिसमें डेबिट मशीनरी होगी और क्रेडिट कैश होगा।
नाउ नेक्स्ट वन इज अ मार्केट रिसर्चर पर्सनली इंटरव्यू 1000 कस्टमर। अब क्या हुआ, मार्केट रिसर्चर ने 1000 कस्टमर्स का मतलब अपने आप ही पर्सनली इंटरव्यू किया और फिर ये देखा कि नए प्रोडक्ट में लोग क्या चाहते हैं, क्या-क्या उनकी प्रेफ़रेंस है। तो अगर वो खुद इंटरव्यू ले रहा है, तो वो सेकेंडरी डाटा थोड़ी हुआ। अगर वो खुद इंटरव्यू ले रहा है, वो होगा प्राइमरी डाटा क्योंकि वो खुद ही जाके पर्सनली सबसे बात कर रहा है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम खुद जाके या फिर कोई भी बंदा हमारा वो फ़ील्ड पे जाके उसे इंटरव्यू ले, ठीक है? सेकेंडरी डेटा क्या होता है, हमने फ़ोन या लैपटॉप से या किसी मैगज़ीन या बुक से कोई डेटा उठा लिया है, ठीक है? तो इसीलिए प्राइमरी डेटा में कंसीडर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ a diagram in which the total length of each bar is divided into segment to show the वो डायग्राम जिसमें एक बार की टोटल लेंथ डिवाइड की जाती है सेगमेंट में। तो सेगमेंट मतलब अलग-अलग पार्ट्स में। तो इसका मतलब होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन मतलब अलग-अलग पार्ट्स में, जैसे बार डायग्राम। बार डायग्राम मतलब हमने एक पूरे लेंथ को क्या किया, अलग-अलग बार्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो इसे कहते हैं अलग-अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और इसमें वैसे भी लिखा हुआ है बार। Now, next question is the statistician wishes to graphically represent। उन्होंने graphically represent किया frequency distribution curve जिसकी हाइट जो है वो 200 स्टूडेंट्स की हाइट के हमने उसे रिप्रेजेंट किया है। तो उन्होंने बताया जो क्लास साइज है वो लिया है 140 से 125, 145 से 150, इस तरीके से उन्होंने क्लास इंटरवल दिया है। तो अप्रोप्रिएट डायग्राम कौन सा हुआ? अब देखो, अगर इन्होंने इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा 140, 140, ठीक है? यहाँ लिखा होगा 140। यहाँ क्या हो रहा है? सॉरी, इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, 140, 140, ठीक है? यहाँ हो गया 145, ठीक है? 145, ठीक है? अब एक तो बार इस तरीके से हो गया। अब इन्होंने 145 से ही स्टार्ट किया जो 150 तक जाएगा। तो अगर 140, 145, 145 से 150 तो इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा, ठीक है? अब हमने अगर डायग्राम देखा था, इसमें क्या आ रहा था, बीच में गैप था सभी बार्स में। लेकिन जो हिस्टोग्राम है इसमें कोई भी गैप नहीं है, इस तरीके से, ठीक है? तो जब भी ऐसा कोई गैप ना आए और हमारी सीरीज़ जो है वो कंटीन्यूअस सीरीज़ के अंडर है, उसे हम हिस्टोग्राम का नाम दिया जाता है, ठीक है? Now, next question is uh, next question is after preparing all his laser account, the accountant list their debit side and credit side। लेजर अकाउंट बनाते समय अकाउंटेंट जो है अपना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करता है और एक सिंगल स्टेटमेंट में सारे ही लेजर्स के बैलेंसेस को लिखता है। तो उसे क्या किया जाता है, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट को लिखा जाता है और एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए स्टेटमेंट तैयार की जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज शेयर इशूड एट द प्राइस हायर देन फेस वैल्यू। वो शेयर जब उसकी जिसके प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा दिए जाते हैं, यानी फेस वैल्यू मतलब 100 का शेयर है, लेकिन हमने क्या किया, उसे 110 में बेचा। 110 में बेचा तो यानी उसकी फेस वैल्यू तो 100 थी, ठीक है? फेस वैल्यू तो 100 थी, लेकिन उसका जो प्राइस था वो हमने ज़्यादा करके बेचा है। तो इस शेयर को कहा जाता है शेयर प्रीमियम अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वन इज फिर द फर्म कंडक्ट टाइम एंड मोशन स्टडी टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर परफॉर्मिंग ईच टास्क। जो फर्म है वो टाइम और मोशन स्टडीज को कर रही है मैनेज। तो टाइम और मोशन स्टडी पहले आता कौन से मैनेजमेंट स्कूल में है, वो होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इसमें टाइम और मोशन का बहुत ध्यान रखा जाता है, जो कि दिया था हमारे एफ डब्ल्यू टेलर ने। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ द डिमांड ऑफ गुड इज इलास्टिक। अगर गुड्स की डिमांड इलास्टिक है और फॉल इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल वैल्यू ऑफ, उसका जो प्राइस है, जो देखो अगर गुड्स की डिमांड जो है इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इस टाइप का कर्व लगता है जो इंक्रीज तक जाता है, ठीक है? यहाँ प्राइस होता है, ये हमारा क्वांटिटी होता है, यानी प्राइस चाहे कितना भी रहे उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, ये इलास्टिसिटी का नियम होता है, ठीक है? अब उन्होंने बोला कि अगर उसकी जो प्राइस है वो कम हो गए, ठीक है? अगर उसका प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है?
तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू हमारा फिर भी राइज ही होगा क्योंकि उसकी जो डिमांड है और ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज कि परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम। तो जब परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है तो हमेशा P इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू सी, ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द जर्नल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को जब जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है तो कौन से ऑर्डर में किया जाता है, वो किया जाता है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज द लेजर इज ऑल्सो नोन एज द डेबिट ऑफ। लेजर को किस चीज का डेबिट, एज द बुक ऑफ। लेजर को कौन सी बुक कहा जाता है, लेजर को किया जाता है फाइनल एंट्री ऑफ द बुक, क्योंकि फाइनली उसमें एंट्री होने के बाद सीधे हमारे जो फाइनल अकाउंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रोस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट। जो ग्रोस प्रॉफिट है वो किस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इस टाइप से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन जब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ फाइनल होता है तो ये यहाँ पर आता है जो कि हमारा होता है पीएनएल अकाउंट के, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट किस क्रेडिट साइड में आता है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द फर्म ट्रीट द परचेज ऑफ स्टेशनरी वर्थ 500। फर्म ने क्या किया, 500 रुपए की मशीनरी परचेज की एज अ फिक्स्ड असेट्स के रूप में, एंड शोड इट अंडर द ऑफिस इक्विपमेंट, और उसे ऑफिस इक्विपमेंट के अंडर शो कर दिया, ठीक है। अब वो मशीनरी खरीद रहा है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में, लेकिन उसे ऑफिस इक्विपमेंट में कैसे दिखा सकता है, ठीक है, और उसे क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि मशीनरी तो फिक्स्ड एसेट्स है तो ये हमारी एसेट अकाउंट में होगा, एसेट में होगा बैलेंस शीट के, तो एसेट में दिखाया नहीं, उन्होंने पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया बैलेंस शीट के अंदर, तो ये कौन सा प्रिंसिपल डिनाइड होगा, वो हमारा होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज जनरली रिगार्ड एज। मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और हमारा साइंस भी है। साइंस किस तरीके से, क्योंकि इसके प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आर्ट इस तरीके से कि जो भी उन्हें अप्लाई करता है उसके सबके अपने अपने अप्लाई के तरीके होते हैं, और अप्लाई का पूरा इफेक्ट होता है कि अप्लाई होने के बाद मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जरूरी नहीं है सबके में सेम रिजल्ट शो करे। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्मॉल फार्मर इन इंडिया owns 3 एकड़ ऑफ लैंड। एक छोटा फार्मर है, उसने लैंड के 3 एकड़ जो है वो खरीद लिए हैं, जो कि अलग अलग सेपरेट स्ट्रिप्स में स्प्रेड है पूरे विलेज में, ठीक है। जैसे कि एक लैंड है, उसने क्या किया, 3 एकड़ लैंड लिया, थोड़ी सी लैंड यहाँ ले ली, थोड़ी सी यहाँ पे ले ली, थोड़ी सी अलग एरिया में ले ली, थोड़ी सी अलग एरिया में ले ली, ठीक है। और उसे अब क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम उसे फेस होगी कल्टीवेशन करने में, इसकी प्रॉब्लम होगी फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, क्योंकि उसे यहाँ भी अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो उसका क्या होगा, उसकी होल्डिंग बहुत अलग अलग है, वो फ्रेगमेंटेड है यानी बिखरी हुई है, तो इसीलिए ये उसकी मेन प्रॉब्लम होगी, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल की, क्योंकि माइक्रो में हम छोटी चीज की बात करें, पूरे देश की बात नहीं करते, ठीक है। मैक्रो में हम एग्रीगेट की बात करते हैं यानी पूरे देश की बात करते हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के बारे में पूरे देश की बात होगी तो वो नहीं करेंगे, पूरी इकोनॉमी के बारे में नहीं करेंगे, इंटरनेशनल के बारे में नहीं करेंगे, इसलिए इंडिविजुअल के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज ये In the capitalist economy, money plays an important role because capitalist economy में money important role क्यों play करता है? क्योंकि money जो है प्राइस को, एक्सचेंज को और कैपिटल को फैसिलिटेट करता है कि किसी भी चीज में प्राइस किस तरीके से स्टेबल बना रहे, एक्सचेंज प्राइस क्या क्या हो और कैपिटल क्या रहे। नेक्स्ट वन इज इन द मॉनेटरी थ्योरी, मनी की थ्योरी में क्या होता है, द फंक्शन ऑफ मनी स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। मनी का जो फंक्शन है वो डेफर्ड पेमेंट है, वो किस तरीके से बताया जाता है, क्योंकि मनी जो है जितने भी बाद के डेट्स वगैरह हैं उन्हें क्लियर करने में हेल्प करती है, और डेफर्ड पेमेंट का मतलब भी होता है जब हम किसी भी पेमेंट को टुकड़ों में या बाद में दे दें, यानी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इसीलिए हम लोग मॉनेटरी थ्योरी में मनी को डेफर्ड पेमेंट कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बार्टर सिस्टम में अकॉर्डिंग होते तो हमें हाथ के हाथ एक पूरी चीज देनी पड़ती, ठीक है, लेकिन मनी को हम रोक रोक के टुकड़ों में दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट तौर पर। नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन नंबर 45, एक्स लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपीज ईच पे 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से। 20,000 उसे रिसीव हुए हैं एज अ प्रीमियम। अब जो प्रीमियम है वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? प्रीमियम हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये पूरा नाम होता है, इसलिए रिजर्व नाम है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में होगा। नेक्स्ट, now our next question is the trader purchase a machinery under hire purchase agreement। ये ट्रेडर ने क्या किया, मशीनरी परचेज की हायर परचेज एग्रीमेंट में, बाय पेइंग द डाउन पेमेंट, उसने क्या किया, डाउन पेमेंट दे दी। ठीक है, और वो मशीनरी जो है वो एंड द एग्रीइंग टू पे द 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, उसने क्या किया, डाउन पेमेंट तो दे दी और उस मशीन को 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए एग्री हो गया। एंड ही टेक द पोजीशन ऑफ मशीनरी इमीडिएटली, और उसे क्या हुआ, डाउन पेमेंट करने पर ही मशीनरी का पूरा पोजीशन मिल गया है। बट द लीगल ओनरशिप ऑफ द प्रोसेस, क्या लीगल ओनरशिप उसे मिल जाएगी, कब मिलेगी, या जो उसने एग्रीमेंट साइन किया उसके तुरंत बाद ओनरशिप मिल जाएगी? नहीं, हायर परचेज में क्या होता है, जब सेलर की डेथ हो जाएगी, सेलर की डेथ से कोई भी एग्रीमेंट का लेना देना नहीं है। और क्या वो डाउन पेमेंट का पेमेंट करते ही उसको मशीनरी की ओनरशिप मिल जाएगी? नहीं, जब भी हायर परचेज की बात की जाती है, हायर परचेज में हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक पे नहीं करता जो बायर होता है, वो मशीन की ओनरशिप के लायक नहीं होता, मतलब उसे मशीन की ओनरशिप नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसीलिए ओनरशिप तभी मिलेगी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, according to the marginal productivity theory, the profit maximization of firm in competitive market। marginal productivity theory में जो firm का जो profit maximization होता है वो competitive market में वो किस तरीके से will continue to employ additional work। एडिशनल वर्क की बात की जा रही है, वेजेस रेट इक्वल, तो एडिशनल में जब भी वन मोर यूनिट या एडिशनल यूनिट की बात की जाएगी वो उसमें आएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही होता है वन एडिशनल यूनिट पे कितना आउटपुट हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन मैनेजमेंट इज। किसी भी मैनेजमेंट में प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग मैनेजमेंट में क्या वो ईयर एंड पे होती है, प्लानिंग लास्ट में की जाती है? नहीं, कभी भी नहीं। क्या ऑप्शनल होता है? नहीं, ऑप्शनल क्यों होगा, क्योंकि अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। क्या प्लानिंग एक बार ही होती है, स्टार्टिंग में की जाती है वो खत्म? नहीं, प्लानिंग हमेशा कॉन्टिन्यूसली होती है और परवेसिव प्रोसेस होता है, यानी बार बार हमें नई चीजों के थ्रू प्लानिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने कोई टारगेट किया है प्रोजेक्ट पे, ठीक है, हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट कैसे कैसे कंप्लीट करना है हमने प्लान कर दिया, लेकिन अगर वो प्लान उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमें बीच में दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उस प्रोडक्ट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो इसीलिए प्लानिंग हमेशा कॉन्टिन्यूस और परवेसिव प्रोसेस क्लियर होता है। नेक्स्ट वन इज, a firm shift its mailroom typing pool filling room to a single floor। फर्म ने क्या किया, जो मेल रूम है, टाइपिंग पूल है, फिलिंग रूम है, इन सबको एक सिंगल फ्लोर में शिफ्ट कर दिया और इन सबको एक ही ऑफिस मैनेजर के अंडर ले आए, सब चीजों को मिला के एक ही चीज कर दी। तो इन्होंने क्या किया, सब चीजों को आउटसोर्स कर दिया? नहीं, आउटसोर्स मतलब होता है अपना काम बाहर के दो लोगों को से कराना। ठीक है, जैसे बीपीओ वगैरह होते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये क्या करते हैं, बैंक वगैरह का काम लेते हैं और बैंक वाले उन्हें, जो भी स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं इन चीज़ों में, उस अपना जो इंटरनल वर्क होता है वो आउटसोर्स करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन। अगर हम एक ही डिपार्टमेंट में दे देंगे तो स्पेशलाइजेशन कहाँ से आ जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो बांटना होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ही ऑफिस में मर्ज कर दिया, यानी सेंट्रलाइज कर दिया, एक ही इंसान सब चीजों को संभालेगा। नेक्स्ट वन इज, द अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब अपीयर अ स्टेटमेंट दैट समराइज ऑल कैश एंड बैंक। यानी एक अकाउंटेंट है स्पोर्ट्स क्लब का, उसने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जिसमें सारी और बैंक ट्रांजैक्शन के सारे रिसीप्ट को समराइज किया जा रहा है, कैश के, बैंक पेमेंट के, पूरे ईयर में। ठीक है, इररिस्पेक्टिव दे आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंट या फिर किस अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या वो किस ट्रांजेक्शन के अंडर आएगा? तो जब भी हम कैश वगैरह पेमेंट की बात करते हैं कैश बेसिस पे, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो तो हमारा तब किया जाता है जब हम पार्टनरशिप दोबारा से फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया कि रियलाइजेशन अकाउंट जब किसी हमारी फर्म वगैरह क्लोज हो रही हो। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं होता है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तो हमारा फर्म के बनने से रिलेटेड होता है, जो हमारा फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट अकाउंट, हमारा एक्रूअल बेस पे होता है जो कि पीएनएल की तरह होता है। ठीक है,
तो इसमें लेकिन कैश की बात की जा रही है, कैश बेसिस पे हमारा सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। Now, next one is a trader bought furniture for 10,000 in cash. ट्रेडर ने क्या किया, 10,000 रुपए में कैश में फर्नीचर लेके आए और 15,000 में मशीनरी लेके आए। अब वो चाहते हैं कि वो दोनों ही ट्रांजेक्शन एक ही जनरल एंट्री में दिखा दें। जब हम दोनों ट्रांजेक्शन या सारी ट्रांजेक्शन एक ही जनरल एंट्री में दिखाते हैं, उसको कहा जाता है कंपाउंड एंट्री, यानी दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन को एक ही जनरल एंट्री के थ्रू दिखाना। नेक्स्ट वन इज when the total value of country's merchandise is import is exceed the total value of export। ठीक है, जब हमारा import ज्यादा होता है किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट से, इसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंट्री माल ज्यादा मंगा रही है, यानी उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है और वो अपना भेज कम रही है, तो ये इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, कंट्री घाटे में है। Next one is the production department of firm refers to the large scale production। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहता है, लेकिन जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि हमारी हाई क्वालिटी की और कस्टमाइज गुड्स हो। ठीक है, तो वो एक साथ इतने सारी तो चीजें नहीं बना पाएंगे क्योंकि उन्हें क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा स्लो होगा। तो क्या हो रहा है, जो इंटर डिपार्टमेंटल में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें जल्दी माल दो और जो सेल वाले कह रहे हैं हमें अपनी क्वालिटी का ध्यान रखना है, तो इस तरीके से होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से हम लोग पूरा कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू, यानी डिपार्टमेंट में एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, बात की जाए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। नेक्स्ट वन इज द 2011 सेंसस रिकॉर्डिंग इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एंड अप्रोक्सीमेट। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी मानी गई है, वो बनाई गई है 121 करोड़। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बाय इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज ने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करवा लिया, पॉल्यूशन से क्या प्रॉब्लम आती है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो ये कंपनी की या इंडस्ट्री की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज पाई डायग्राम इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ। जो पाई डायग्राम होता है, पाई डायग्राम पता है, इस तरीके से एक सर्कल होता है, इसमें अलग अलग तरीके से सेक्टर डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ पे परसेंटेज या फिर चीजें दिखी जाती हैं। ठीक है, यानी ये 45%, 25%, 60% ऐसा कुछ दिखा होता है। तो ये जो पाई डायग्राम है, वो उसमें क्या चीज होती है, एक सर्कल होता है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ परसिस्टेंस फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट हायर ग्रोथ। एक परसिस्टेंस फीचर इंडियन इकोनॉमी का, जब ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उसे कहते हैं वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इनकम इनइक्वालिटी, वाइड रीजनल एंड इनकम इनइक्वालिटी। मतलब क्या है, एक फीचर इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है। हालांकि इंडिया ग्रो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा रीजनल और इनकम इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है, यानी गरीब जो है बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और जो हमारा जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। जो रिकार्डियन की रेंट थ्योरी है वो किस चीज से अराइज हुई है, रेंट अराइज किस चीज से होता है, रेंट, तो रेंट होता है लैंड की डिफरेंट फर्टिलिटी से और लोकेशन से, यानी हमारी लैंड कितना फर्टाइल है और कहाँ उसकी लोकेशन है, उस अकॉर्डिंग उसका रेंट डिसाइड किया जाता है कि वो रेंट कितना ज्यादा उसका होगा। नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल बैंक रिसीव अ फ्रेश प्राइमरी डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक को फ्रेशली प्राइमरी डिपॉजिट मिले 10,000 वो 1,000 रुपए के। ठीक है, अब उसने बोला कि LLR रेशियो क्या हमारा 20%, तो 1,000 20% LR रेशियो होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/0.20 मल्टीप्लाई 1,000। ठीक है, अब पॉइंट हटा के पीछे 2 जीरो, जीरो से जीरो गया, 2 5 जा 10 और 0 0 0, तो हमारा आंसर आएगा 5,000। ठीक है, 5,000 हमारा आंसर। नेक्स्ट वन इज on dissolution of firm the general reserve of 60
1000 इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर एक्स और वाई। क्या हुआ, फर्म जब डिसॉल्व हुई तो जो निर्णय रिजर्व थे 60,000 वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए और एक्स और वाई के बीच में 2:1 में एक्स का शेयर बताना है। एक्स का शेयर क्या होगा भाई, देखो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक्स का शेयर है 2 और टोटल शेयर क्या है 3 है। टोटल अपॉन एक्स का शेयर लिखते हैं, एक्स का शेयर अपॉन टोटल। जब हमने कट किया तो उसका आया 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई 2, हमारा एक्स का शेयर आया 40,000। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉयज आर कॉमनली यूज्ड फॉर। जब भी एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल या किसी भी टाइप से इंसेंटिव दिया जाता है तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है कि हमें इस फर्म के लिए और ज्यादा काम करना है क्योंकि फर्म हमारे काम की वैल्यू कर रही है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी असर्ट दैट। जो मनी की क्वांटिटी थ्योरी है वो क्या दिखाती है कि थिंग्स रिमेन इक्वल अगर 50% अदर थिंग रिमेन इक्वल, अ 50% इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। मनी में अगर 50% इंक्रीज कर दिया सर्कुलेशन विल लॉन्ग रन कॉज द जनरल प्राइस लेवल टू। जनरल प्राइस लेवल कितना बढ़ेगा, अगर हम मनी में इंक्रीज कर देंगे 50% तो हमारा प्राइस लेवल भी 50% हाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मैल्थस थ्योरी। जो हमारी मैल्थस की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो फूड सप्लाई है वो तो हमारी अर्थमेटिकली ग्रो बढ़ती है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी बढ़ रही है, वो हमारी बढ़ रही है ज्योमेट्रिकली। यानी फूड सप्लाई से ज्यादा जल्दी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि हर एक पॉपुलेशन के लिए फूड की शॉर्टेज बहुत जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द कोल माइंस मिनिमम रेंट इज 50,000 पर ईयर। यानी एक कोल माइन है उसका मिनिमम रेंट क्या है 50,000 पर ईयर का। रॉयल्टी और आउटपुट ऑफ द ईयर अमाउंट टू 35,000। जो रॉयल्टी है वो 35,000 है तो उसकी शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी, यानी मिनिमम उसे 50,000 रेंट देना है, रॉयल्टी 35,000 आई है। हमें पता होता है कि मिनिमम इतना तो देना ही पड़ता है चाहे हमारी रॉयल्टी अगर कम हो तो। अगर ज़्यादा होती है तो हम रॉयल्टी की अमाउंट देते हैं, लेकिन अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है तो हमें मिनिमम अमाउंट देनी पड़ती है। तो उसे कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे शॉर्ट वर्किंग से, तो उसे देने पड़ेंगे 15,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि उसे 15,000 रॉयल्टी के अमाउंट में मिनिमम रेंट के अमाउंट से कम है। नेक्स्ट वन इज इन द हिस्टोग्राम ड्रॉ फॉर द कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। एक हिस्टोग्राम है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, और इक्वल क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। तो हर एक रेक्टेंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास के। जब हिस्टोग्राम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, तो हर एक जो इस तरीके से रेक्टेंगल होता है एक क्लास के प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास से प्रोपोर्शनल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज CSR भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस रेफर्स टू। कौन से बिजनेस के ऑब्लिगेशन पे होता है, जो सोसाइटी के बारे में सोचे, ठीक है। तो एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी अलॉन्ग विद कमर्शियल इंटरेस्ट, की बिजनेस का कर्तव्य है कि वो सोसाइटी के बारे में सोचे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा भी या उसके साथ भी। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एथिक्स प्राइमरी डील विद द। जो बिजनेस एथिक्स है वो किस पर डील करता है, एथिक्स मतलब होता है हमारे कर्तव्य, हमें क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, यानी राइट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में क्या चीज सही है वो बिजनेस एथिक्स बताता है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एक्टिविटी जनरली डिवाइड इनटू। बिजनेस एक्टिविटी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो बिजनेस एक्टिविटी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसमें कहा जाता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज व्हेन लेस देन एंड मोर देन अजाइव कर्व आर ड्रॉन। यानी हमारा ओजाइव कर्व, जैसे कि इस टाइप का एक ओजाइव कर्व लेस देन ड्रॉ हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा मोर देन, ठीक है, और क्या हुआ कि ये बीच में कहाँ पे टकराएंगे, तो इस वाली वैल्यू को हमारा कहा जाता है मीडियन। क्या जाता है, मीडियन, क्योंकि लेस देन और मोर देन का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा मीडियन होता है, मिड वैल्यू। नेक्स्ट वन इज A firm analyzes current workforce, anticipate future workload। करंट फर्म ने क्या किया, अपनी करंट वर्कफोर्स को एनालाइज किया और ये देखा कि फ्यूचर वर्कलोड हमें कितना चाहिए और कितने हमें इंजीनियर चाहिए, कितने अकाउंटेंट चाहिए, कितने सुपरवाइजर चाहिए, और नेक्स्ट 3 इयर्स में हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं मैन पावर प्लानिंग, कि हमें कितने मैन की जरूरत पड़ेगी आगे नेक्स्ट 3 इयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर अ मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या कहा जाता है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? इंडिया के एग्रीकल्चर का मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है? अभी हमने पहले देखा था फ्रेगमेंटेशन एंड स्मॉल साइज ऑफ लैंड, यानी थोड़ी सी लैंड यहाँ ले ली, थोड़ी यहाँ ले ली, थोड़ी यहाँ ले ली, या फिर लैंड इतना छोटा है जिसपे खुद भी इतना नहीं हो रहा है खेती बाड़ी, तो फिर आगे क्या होगा? तो ये होता है इंडिया के एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम कि इकट्ठी एक साथ ये लोग लैंड नहीं ले रहे, फ्रेगमेंट पार्ट में ले रहे हैं। नेक्स्ट वन इज the Indian importer want assurance from the foreign exporter that exporter will be paid only after the documented title and receiving the proper order। इंडिया का जो एक्सपोर्टर है भाई वो डर रहा है कि जो फॉरेन एक्सपोर्टर जो है, इंडिया का जो इम्पोर्टर है वो डर रहा है कि जो फॉरेन का एक्सपोर्टर है वो माल भेजेगा कि नहीं भेजेगा, और जो फॉरेन का एक्सपोर्टर है वो ये डर रहा है कि भाई इंडिया का एक्सपोर्टर अगर माल मंगा रहा है तो इंडिया का इंपोर्टर अगर माल मंगा रहा है तो वो पैसे भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तैयार किया जाता है? इसे क्या तैयार किया जाता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें बैंक गारंटी देता है कि आपके जो पैसे हैं वो आपको सही सलामत मिल जाएंगे। एक्सपोर्टर जो है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, इम्पोर्टर जो इशू करता है, जिससे एक्सपोर्टर का विश्वास भी बना रहता है इम्पोर्टर पे। ठीक है, और ऐसे ही जब तक माल नहीं मिलता उनके पैसे रिलीज नहीं होते, तो इसीलिए इंपोर्टर भी सेफ रहता है कि भाई मेरे पैसे कहीं नहीं गए, एक्सपोर्टर जब तक माल नहीं देगा मेरे पैसे नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, अपीयर इन द बुक्स ऑफ 50,000 इन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमारे 50,000 ट्रांसफर हो गए, तो वो कौन सी अमाउंट पे ट्रांसफर किए जाते हैं? क्या वो मार्केट वैल्यू पे होते हैं, कॉस्ट पे होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस होता है, या करंट सेलिंग प्राइस पे होते हैं? नहीं, वो किए जाते हैं हमारी बुक वैल्यू पर, यानी जितने की वैल्यू है हमारी बुक में लिखी हुई है वही हम सेम वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज next question is PQR are partner sharing profit in the ratio 4:3:2। ठीक है, PQR पार्टनर है, अपना शेयर 4:3:2 में कर रहे हैं। आर जो है वो रिटायर हो गया। ठीक है, जब आर रिटायर हो गया तो लास्ट वाला खत्म। ठीक है, एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर पी एंड क्यू ने उनका शेयर ले लिया 2:1 में। ठीक है, एंड द कैपिटल अमाउंट्स ऑफ पी और क्यू विल बी डेबिटेड फॉर आर शेयर। आर के शेयर में कैपिटल अकाउंट पी और क्यू जो है वो किस तरीके से उनकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जितने पार्ट में उन्होंने लिया होगा रेशियो में उतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 2:1 में। नेक्स्ट वन इज a trader who kept accurate books but never analyze or interpret them it properly quit only for। कोई जो ट्रेडर है वो एक्यूरेट बुक को प्रिपेयर करता है, ठीक है, लेकिन कभी भी एनालाइज नहीं करता या इंटरप्रेट नहीं करता उन सारी बुक्स को। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है, उसके पीछे डिसीजन मेकिंग तो करना ही नहीं चाहता। क्योंकि एनालाइज कब किया जाता है? जब डिसीजन लो उसके बेसिस पे, वो डिसीजन नहीं लेगा, उसे खाली रिकॉर्ड मेंटेन करना है फॉर फ्यूचर पर्पस। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है? हमारी कैश बुक को, क्योंकि ट्रायल बैलेंस भी ओरिजिनल एंट्री नहीं होता, लेजर भी नहीं होता और बैलेंस शीट भी ओरिजिनल एंट्री नहीं होता। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को हमने अभी क्या पढ़ा था? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ओपिनियन किस तरीके के होते हैं? चार चार हमारे नाम के, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, इसके अलावा एडवर्स ओपिनियन, और फोर्थ वन इज, देख लेना भाई अपने आप में। तो ये हमारे चार तरह के ओपिनियन होते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्म डबल ऑल इट्स इनपुट। फर्म जो है अपने इनपुट को डबल कर देता है एंड वो उसे रियलाइज होता है कि जब मैंने इनपुट को डबल कर दिया, यानी 100% से इनपुट जो है वो 200% हो गया। ठीक है, लेकिन उसे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा आउटपुट जो है 100% से सिर्फ 60% इंक्रीज हुआ है, यानी इनपुट से कम तो आउटपुट इंक्रीज हुआ है, यानी 160 हुआ होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? फर्म क्या एक्सप्रेस कर रही है? वो ये कर रही है डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न तो हो रहा है लेकिन कम रेट पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज HO ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड का हेड ऑफिस जो है वो उसने गुड्स ऑफ सप्लाई की, गुड्स की
टू इट्स ब्रांच कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% पे अपनी गुड्स जो है वो ब्रांच में भेजी। अगर हम कोई भी चीज कॉस्ट प्लस परसेंट में भेजते हैं, कॉस्ट प्लस परसेंट का मतलब होता है कि हम कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉस्ट में अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, तभी जाके उसका प्राइस हम प्रॉफिट मार्जिन में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी अपीयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी होगा तो वो बैलेंस शीट में नोट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर विड्रॉ 10,000। पूरे साल में प्रोप्राइटर ने 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो इससे प्रोप्राइटर के अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा कि भाई उसकी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। बैलेंस शीट में जाके हम उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, हम प्रोप्राइटरी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ड्राइंग, जो कि ड्राइंग में कंसीडर होगा। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना होता है। पहले हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, फिर हम देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड वाली परफॉर्मेंस से मैच करेंगे कि कितना डेविएशन आ रहा है। फिर जो भी डेविएशन है उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई सुइटेबल पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब। अलग अलग जॉब के लिए सुइटेबल पर्सन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेनली रिलेटेड टू विच मैनेजर फंक्शन, कि अगर हमें सुइटेबल पर्सन ढूंढना है अपने जॉब के लिए तो कंट्रोल करने से रिलेटेड मैं सुइटेबल फंक्शन पर्सन कैसे देख लूंगी? नहीं, कोऑर्डिनेट करने से भी हमें पर्सन नहीं मिलेगा, हमें से स्टाफिंग से पर्सन आइडेंटिफाई होते हैं, जो एचआर का काम एचआर का काम होता है। Which are now the following book in the books of original entry? Books of original entry में कौन सी बुक होती है? एंड अ पार्ट ऑफ लेजर, जो लेजर का भी पार्ट मानी जाती है। यानी वो बुक जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी होती है और लेजर का भी पार्ट होती है, तो वो होती है कैश बुक। कैश बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में भी कंसिडर करते हैं और लेजर में भी। नेक्स्ट वन इज द प्रमोशन मिक्स इन मार्केट जनरली इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, प्रमोशन। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? पब्लिक रिलेशन, क्योंकि इसमें सेलिंग, प्रमोशन वगैरह सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। ऑडिटिंग किस प्रोसेस को माना जाता है? जब हम एक्यूरेसी और फेयरनेस अकाउंट्स की वेरीफाई करते हैं, इस प्रोसेस को ऑडिटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अ बुक ऑफ पब्लिशर ऑथर रॉयल्टी एट रेट ऑफ 5 पर कॉपी। 10,000 कॉपी जो है पूरे साल में सोल्ड हुई है, पब्लिशर की बुक में रॉयल्टी पेबल में क्या एंट्री होगी? तो क्या होगा, रॉयल्टी तो उनकी आ जाएगी और ऑथर का जो है उसको पेमेंट होगी, तो इसीलिए ऑथर का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। जैसे हम होता है ना सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, रॉयल्टी अकाउंट जो पेबल थी उसे डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे डेबिट करते हैं, तो रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है इसलिए उसे डेबिट किया गया है। नेक्स्ट वन इज अ कंज्यूमर ड्रिंक सक्सेसिव ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर ऑन हॉट डे। कंज्यूमर जो है वो एक गर्म दिन, मतलब जब हॉट डे था, वो बार बार पानी का ग्लास पिए जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने पहला ग्लास जब पिया तो बहुत ज्यादा उसे प्यास लग रही थी, वो पूरा ग्लास फिनिश कर दिया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सेकेंड ग्लास जब पिया तो फिर उसकी प्यास बुझ गई थी तो थोड़ा कम पिया। थर्ड ग्लास जब पिया तो बिल्कुल उसका मन बहुत कम कर रहा था। फोर्थ ग्लास, ऐसे ऐसे करके उसकी जो नीड है वो 0 तक पहुंच गई। और बाद में क्या हो गया कि उसको पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वांट जो है वो नेगेटिव हो गई। तो इस पे कंजप्शन का कौन सा पैटर्न होता है? इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे हम एक चीज को कंज्यूम करते रहते हैं उसकी जो डिमांड है वो हमारी कम होती रहती है। नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल बैंक कैन नॉट लॉक ऑल द फंड्स इनटू हाईली प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना जितना भी फंड है वो सारा ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए या लोन्स के रूप में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? भाई जो उनके कस्टमर आएंगे उन्हें भी तो पैसों की जरूरत होगी निकलवाने के लिए, तो जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए कस्टमर को वो दे पाए। पता चले उन्होंने सारे ही लोन के रूप में बांट दिया तो बैंक्स क्या करेंगे या कस्टमर क्या करेंगे जिस टाइम उन्हें नीड होगी मनी की? इसीलिए उन्हें कुछ पैसा लिक्विडिटी के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। ये होता है लिक्विडिटी फंक्शन मेंटेन करने के लिए।
नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द ईयर इन इंडिया द जनरल प्राइस लेवल रोज बाय 8%। इंडिया में जो जनरल प्राइस लेवल है वो 8% बढ़ गया। वाइल द वेजेस ऑफ द वर्कर रोज बाय 3%। जो वेजेस है वो खाली 3% बढ़ी। तो वेजेस वर्कर की रियल वेजेस का क्या असर पड़ा कि भाई 5% से कम बढ़ी है, यानी 5% वेजेस कम हो गई। नहीं तो 8% या उससे ज्यादा बढ़ती, तो ये तो कम हो रही है ना वेजेस, इसीलिए 8 में से 3 गया 5, तो 5% वेजेस कम बढ़ी यानी फेल हुई है। नेक्स्ट वन इज व्हेन द कमर्शियल बैंक फेल टू ऑब्टेन अकोमोडेशन एल्सवेयर। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है उसने क्या किया, ऑब्टेन उसे कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा था। ठीक है, वो हर जगह गया, उसे पैसे नहीं मिल रहे थे, तो लास्ट में वो गया वो रिजर्व बैंक के पास, आरबीआई के पास। ठीक है, और उसने उसको बिल को डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, लास्ट में वो आरबीआई के पास गया तो आरबीआई एक मात्र सॉल्यूशन था जो उसे पैसे दे सकता था। तो ये आरबीआई के कौन से फंक्शन को दिखाता है, ये बताता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई हमेशा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है कि जब भी कमर्शियल बैंक को कोई प्रॉब्लम आती है वो लास्ट में जब भी उनके पास जाते हैं वो हमेशा उनकी हेल्प करते हैं, आरबीआई। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज आरबीआई। नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया क्लब का, तो वो हमारा किस टाइप की इनकम में ट्रीट होगा, तो वो हमारी एक तरह से होगी लाइबिलिटी, क्योंकि हमने पैसा भी रिसीव कर लिया लेकिन हमें उसके बदले सर्विस पूरे साल देनी पड़ेगी। और कोई भी चीज जिसमें हमें पैसा एडवांस में मिल जाए लेकिन हमें उसके पीछे काम बाद में पूरे साल तक करना पड़े, उसे लाइबिलिटी में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एन ऑडिट कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक ऑडिट जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है लीगल रिक्वायरमेंट के अंडर, उस ऑडिट को कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल तो अंदर वाले लोगों के यानी मैनेजमेंट वगैरह के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इंटरिम ऑडिट तो पूरे साल के बीच में कंडक्ट किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट लगातार चलता है, तो इसलिए कौन सा ऑडिट होगा, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी। स्टैटिस्टिक में हम किस चीज की स्टडी नहीं करते, स्टैटिस्टिक में हम फैक्ट की स्टडी करते हैं, नंबर्स की स्टडी करते हैं, क्वांटिटी की स्टडी करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर की स्टडी हम नहीं करते। तो इसीलिए क्वालिटेटिव आंसर नहीं होगा, मतलब आंसर होगा जिसमें हम नॉट का आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड शो। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या शो किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग में हमारे कैपिटल और ऑल जितनी एडजस्टमेंट है वो सारी एडजस्टमेंट शो की जाती है, जो कि हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है। नेक्स्ट वन इज एन इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रुपये का है रिलेटिंग टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर वॉज पेड इन कैश। कैश में पे किया है 31 मार्च 2025 को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। ठीक है, 6,000 रुपये जो है वो कहाँ पे आएंगे, तो जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है वो हमारी करंट एसेट में एसेट साइड में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, करंट एसेट में ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन इज इनफ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास मार्क किस तरीके से निकाला जाता है, क्लास मार्क का मतलब होता है भाई जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी है और जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनको प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी यानी 50/2 यानी हमारा आ जाएगा 25, जो कि हमारा आया आंसर नंबर सी क्लास मार्क के अंदर। नेक्स्ट वन इज Which one of the following situation best illustrate the impact of the economic environment of the business? बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरमेंट को, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है जब भी हमारा जीएसटी में प्राइस लेवल या रेट ऑफ जीएसटी बढ़ रहा है तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, पैसे से रिलेटेड चीजों पे फर्क पड़ता है। अब कंपनी शिफ्ट होगी, कोई इकोनॉमिक एनवायरमेंट पे नहीं होगा। इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब पूरे सारे बिजनेस पे एक साथ इम्पैक्ट पड़ गया, तो वो सिर्फ जीएसटी के चेंज होने पर होगा। नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। भाई फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे होते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो लर्न करना होगा। नेक्स्ट वन इज अ परसिस्टेंस एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। भाई इंपोर्ट ज्यादा कर लिया एक्सपोर्ट से, ट्रेड डेफिसिट, ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट वन इज द कंपनी फोर्टिफाइड 100 शेयर ऑफ 10 ईच।
हमारे 100 शेयर 10 रुपए पे कंपनी ने फोर्टिफाइड कर लिए, यानी फोरफीच कर लिए। अब विच हैड बीन रिसीव 6 रुपए तो कंपनी को मिल गए, ठीक है। अब रीइश्यू वो मिनिमम कितने प्राइस पे कर सकते हैं? कंपनी को 10 रुपए पूरे करने के लिए कितने रुपए की जरूरत और होगी? 6 रुपए तो उसे पहले मिल चुके, तो वो 4 रुपए तक पे इशू कर सकती है मिनिमम। नेक्स्ट वन इज एक्स लिमिटेड इशू शेयर ऑफ 10 रुपीज फेस वैल्यू। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर 15 रुपए में इशू कर दिए। जब भी हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू करते हैं तो मतलब हम शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो ये होगा क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट वन इज द इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ट डिस्क्राइब एट। इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? भाई इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। 1951, 61, 71, 81 इतने सारे जो ईयर हैं, हमने हर एक चीज़ों को इस तरीके से बनाया, वो रिकॉर्ड किया है, सारे डेटा को, पॉपुलेशन को सीरियल वाइज रिकॉर्ड किया है जब जब ये हुए हैं। इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जब जो चीज हुई है उसको उसके अकॉर्डिंग डेट वाइज रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफिस इन बिजनेस। ऑफिस का टर्म क्या होता है? ऑफिस मतलब जहाँ पे वो जगह जहाँ पे सारी क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइज की जाती है, वर्क किया जाता है, ठीक है। यानी एडमिन वगैरह का काम, कि भाई क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है, सैलरी किसे देनी है, कितनी देनी है, कंपनी में किस तरीके से फंड वगैरह लोकेट करना है, सारा ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क किया जाता है। नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर पेड इन एडवांस द फ्यूचर कॉल 3 रुपए। उसने एडवांस में पे कर दिए, ठीक है। और क्या हुए? 1000 शेयर के जो उसे अलॉट हुए थे, 3000 उसे रिसीव हुए, तो बैलेंस शीट में वो करंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रीट किया जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट वन इज द टू मेथड ऑफ बुक कीपिंग आर सिंगल एंट्री। बुक कीपिंग के दो मेथड कौन से होते हैं? एक तो सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज हाईली इलास्टिक, वो द डिमांड ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन। जो लाइफ सेविंग मेडिसिन की डिमांड होती है, देखो जैसे कि हमारे ये जो कर्व है उसमें क्या होगा, लाइफ सेविंग मेडिसिन क्या होगी, मेडिसिन की क्या, अगर मैं प्राइस कम कर दूंगी मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? नहीं, क्या होगा, प्राइस चाहे कितना भी रहे, डिमांड ऑफ मेडिसिन जो है वो हमारी उतनी ही रहेगी, इसीलिए इसे कहते हैं हाईली इनइलास्टिक। तो यानी हमारा जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहता है। सो हमारा आंसर होगा हाईली इनइलास्टिक। ओके, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट वन इज इन इकोनॉमिक कंजप्शन रेफर्स टू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन। तो जो हम इकोनॉमी में जो कंजप्शन का मतलब क्या होता है, हम गुड्स और सर्विस किस लिए रेफर करते हैं? फॉर फुलफिल द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन की जरूरत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 1 करोड़ तक की हमारी कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू करने की परमिशन है, उसमें से 70 लाख हमने ऑलरेडी इशू कर दी, ठीक है। एंड द 1 करोड़ फिगर को कंपनी की बैलेंस शीट में हम किस तरीके से शो करेंगे? हम करेंगे उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल के रूप में शो, यानी हमें इतनी कैपिटल इशू करने की एक लाइफ टाइम में, जब तक हमारी कोई भी चेंजेस ना हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह में, तब तक हम इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते या कंपनी नहीं इशू कर सकती। नेक्स्ट वन इज a small shopkeeper using only a cash book and a list of debtor find that he cannot prepare a arithmetic verified trial balance। एक स्मॉल शॉपकीपर जो है वो खाली कैश बुक लेकर सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और पूरे डेटर की लिस्ट वगैरह, उसे लगता है कि अर्थमेटिकली ही कैन नॉट प्रिपेयर अ अर्थमेटिक वेरीफाइड ट्रायल बैलेंस, वो पूरा ट्रायल बैलेंस वगैरह रिकॉर्ड नहीं करता। उस बुक कीपिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? उस बुकिंग सिस्टम को कहते हैं कि उसे रिकॉर्ड, ही डज नॉट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसने हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज डेटर एट द एंड स्टैंड 50,000। पूरे साल के लास्ट में डेटर 50,000 हैं। फर्म डिसाइड कर रही है कि वो उसे प्रोविजन क्रिएट करना है 4% का डेटर डाउटफुल डेटर्स पे, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वो होगी, हम डेटर्स को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में इशू करते हैं, शो करते हैं, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में मैं डेटर्स को शो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को शो करूंगी, जो कि हमारा होगा 20,000 2,000 सॉरी। नेक्स्ट वन इज the Village Dairy Corporation Society Cooperative Society gives each of 200 member one vote in general meeting। विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, हर एक
जो इंसान जितने भी मेंबर है उसके 200 मेंबर हैं, वो उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने मिल्क खरीदते हैं, कितने कम या कितने ज़्यादा खरीदते हैं। उसने हर किसी मेंबर को 1 वोट का राइट दिया है। तो इसीलिए उस सिस्टम को कहते हैं 1 मेंबर 1 वोट कि भई इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना मिल्क खरीदते हो, कितना नहीं खरीदते, लेकिन आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ a company's written policy stating every regular employee may avail 18 day of casual leave. कंपनी की पॉलिसी है कि हर एक रेगुलर एम्प्लॉय को 18 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। तो ये कौन सी पॉलिसी है? सिंगल यूज प्लान तो है नहीं, एक बार यूज करके खत्म थोड़ी होगी। स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाई जाती, प्रोग्राम ऐसा कोई नहीं लॉन्च किया। ये है स्टैंडिंग प्लान जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस में शामिल होता है। नेक्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सोल प्रोप्राइटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो कि भाई बिजनेस में अगर घाटा हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज मेंटेन फॉर रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल। खाली क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए हमारी सेल्स बुक रिकॉर्ड की जाती है, सेल्स बुक बनाई जाती है। अब बायर परचेज मशीनरी अंडर द हायर परचेज सिस्टम। बायर ने हायर परचेज सिस्टम के अंडर मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी 1 लाख की है, हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट मिला के 1,20,000 की हो रही है। तो उसे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करना है। ठीक है, बुक्स ऑफ परचेज डेप्रिसिएशन हर साल कौन सी अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा? तो क्या वो इंटरेस्ट वाली अमाउंट को ऐड करके या फिर 1 लाख पे? तो उसने मशीन जितनी ही खरीदी है ना, डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी पर ही चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन कंज्यूमर्स इनकम राइज 20%। क्या हुआ? कंज्यूमर की इनकम तो 20% बढ़ी, लेकिन जो गुड थी उसकी डिमांड जो थी वो 10% कम हो गई। तो जब भी इनकम बढ़ने लगे और जो दूसरी गुड्स है उसकी डिमांड कम होने लगे तो मतलब वो इंफीरियर गुड्स होती हैं। यानी जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो अच्छी गुड्स की तरफ भागता है, क्वालिटी वाली गुड्स की तरफ भागता है। तो जो दूसरी गुड्स होती हैं, जो इतनी ज़्यादा क्वालिटी में हाई क्वालिटी गुड्स नहीं होती, इंफीरियर गुड्स होती हैं, उनकी डिमांड अपने आप कम हो जाती है। इसे कहते हैं इंफीरियर गुड्स, जिसमें इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होती है। नेक्स्ट वन इज द जॉइंट वेंचर इज एसेंशियली रिगार्ड एज। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है एक टेम्पररी पार्टनरशिप जो एक स्पेसिफिक बिजनेस को चलाने के लिए की जाती है। कई बार बहुत सारी कंपनियां साथ में मिलकर पार्टनरशिप करती हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। जैसे कि हमारा मारुति और सुजुकी, जापान की कंपनी सुजुकी और मारुति ने आगे एक वेंचर किया जिससे हम भाई इंडिया में जो कार्स है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, और मारुति सुजुकी के नाम से, तो वो एक जॉइंट वेंचर था। जैसे हीरो ने होंडा के साथ पार्टनरशिप की, हीरो होंडा बन गई। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उन्होंने वेंचर कर लिया तो वो उनकी ही पूरी कंपनी हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वन इज an audit conducted by the employees of the organization to evaluate internal control and accounting procedure। वो ऑडिट जो कंपनी के अंदर के लोगों या एम्प्लॉयज के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट, क्योंकि वो कंपनी के खुद इंटरनल पीपल के द्वारा होता है। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप अकाउंट में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है वो बुक्स में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? वो एक एसेट होती है क्योंकि इसके बाद कंपनी को पैसा मिलता है, क्योंकि पॉलिसी करा रखी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो हमारी एसेट में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंपनी ने भाई 500 एप्लीकेशन जो है वो रिसीव की हैं, लेकिन उसमें से 50 जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उसमें से इंटरव्यू कंडक्ट करे रिटन एग्जाम के बाद और सिर्फ 5 कैंडिडेट जिसे फाइनली अपॉइंट किया है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसमें लेवल बाय लेवल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते रहते हैं। यानी स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारा स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज पूल ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयज को रखना शुरू करते हैं, टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो वो एम्प्लॉय फाइनली लास्ट में बहुत कम सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कैरिज ऑन परचेज इज डेबिट टू विच अकाउंट। अगर हम परचेज कोई चीज कर रहे हैं उस पर कैरिज दे रहे हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि फर्म में परचेज या सेल से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं
सेल से रिलेटेड नहीं, सॉरी, परचेज से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ए एंड बी जो है वो पार्टनर है, उनकी कैपिटल 50,000 और 30,000 है, उनका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। तो भाई उन्होंने पहले ही बोल दिया रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, यानी नो पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर का शेयर किस तरीके से कंसीडर होगा? जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हमेशा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, यानी प्रॉफिट जो है अगर 40,000 का हुआ है तो इसे 20,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्री सैंपल डिस्काउंट एंड कूपन जो है क्वांटिटी गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये किस लिए गिफ्ट किया जाता है? ये किया जाता है सेल्स प्रमोशन के लिए, कि हमारी सेल्स वगैरह ज़्यादा हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो फ्री सैंपल डिस्काउंट कूपन या क्वांटिटी गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। नाउ हमारे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।